हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। मेरा नाम है दुर्गा मिश्रा, मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं आपको 45 डेज़ के अंदर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन तैयार कराने वाली हूँ फॉर नीट एग्जाम। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आज टूल्स ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अच्छा, कल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि रिकम्बिनेंट डीएनए किसको कहते हैं। अगेन दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हमारे पास एक ऐसा वेक्टर या एक ऐसा प्लाज्मिड है। अच्छा, प्लाज्मिड किसको बोलते हैं? द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच इज़ प्रेजेंट, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड, जो बैक्टीरिया के बॉडी में मेन डीएनए नहीं है। ये स्मॉल रिंगलेट्स ऑफ डीएनए है जिसको सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कहते हैं। इसी पर्टिकुलर डीएनए में अगर मैंने किसी दूसरा जीन, कोई दूसरा सेगमेंट ऑफ डीएनए को मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया एंड अभी वो न्यू जीन या न्यू डीएनए कहलाएगा। इसी न्यू डीएनए को, इसी का जो जेनेटिक मेकअप है, इसमें कोई कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया तो इसको ही हम कहेंगे द आर डीएनए और द रिकम्बिनेंट डीएनए, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत सारे चीज़ें कर रहे हैं एक ऐसा रिकम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए। तो कौन कौन सी वो सारी चीज़ें हैं? सबसे पहले एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्यों? क्योंकि ये जो कट लगाने का काम आएगा ये हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही करके देगा। दूसरा है पॉलीमरेज एंजाइम, मतलब आपको सिर्फ डीएनए को इंसर्ट करना है, जो फॉरेन डीएनए या जो आपने रिकम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे बनाया इसको सिर्फ इंसर्ट करना है, यही नहीं, ये भी देखना है कि ये बाद में जाके इस जो आपने न्यू डीएनए बनाया इसका भी क्लोन बन सके, जिसको हम बोल रहे हैं जीन क्लोनिंग। मतलब यही रिकम्बिनेंट डीएनए का न्यू डीएनए का कॉपीज बन सके। तो न्यू डीएनए का कॉपीज कैसे बनेगा? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से बनेंगे। उसके बाद आते हैं डीएनए लाइगेजेस। लाइगेजेस का काम क्या है? लाइगेज का काम है जोड़ना, मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए को इस मेन डीएनए के साथ जोड़ना। ये जो एरिया पे लाइगेट करेंगे, ये जो एरिया पे जोड़ेंगे चीज़ों को, वो ही काम है लाइगेज का। दूसरा है हमें वेक्टर्स की ज़रूरत है, जैसे कि ये प्लाज्मिड, ये क्या है? ये हमारे लिए एक वेक्टर है। वेक्टर मतलब वो करियर जो इस पर्टिकुलर रिकम्बिनेंट जीन को या रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के ऑर्गेनिज्म के अंदर कैरी करके लेके जाएगा। मतलब हमने जिस बैक्टीरिया से उसके जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या प्लाज्मिड को निकाला था, उसी बैक्टीरिया में वापस से रिकम्बिनेंट डीएनए को डाल के न्यू प्लाज्मिड जो हमने बनाया है बाहर, उसको वापस हमें डालना है किसमें? वही होस्ट ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पे हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म बन जाता है बैक्टीरिया एंड स्पेशली हम ई कॉलाई का एग्जांपल लेके आगे चल रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे जो आता है दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ लेंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होती है ये डीएनए को कट करने में हेल्प करती है। अब तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे पहले 1963 पे 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ई कोलाई के बॉडी से आइसोलेट किए गए थे। नंबर 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे जो 2 है, नंबर 1 मैं बता देता हूँ आपको, दैट इज मिथाइलेज। ठीक है, मिथाइलेज वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग CH3 ग्रुप टू दी डीएनए। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसमें CH3 ग्रुप को ऐड कर दिया। सपोज ये प्लाज्मिड है, ठीक है, इस डीएनए में क्या लगा हुआ है? अभी हर जगह पे CH3 ग्रुप से एडेड हुआ है, मतलब मिथाइलेटेड डीएनए हो गया वो। और दूसरा जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है नंबर 2 पे जो है दैट इज RE, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डीएनए को कट करने में हेल्प करता है। तो अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज कौन है? बैक्टीरियोफेज इज द वायरस और द वायरल डीएनए जो कि आया यहाँ पे किसको बर्बाद करने के लिए? बैक्टीरिया को बर्बाद करने के लिए। बैक्टीरिया डीएनए पे आया, पर सबसे पहले तो उसने बैक्टीरिया का डीएनए को पहचान नहीं पाया क्योंकि इसमें CH3 ग्रुप एडेड था। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जैसे यहाँ पे आया हमला करने, उसी वक्त यहाँ का बैक्टीरिया में जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थे उन्होंने इसके ऊपर एक्ट किया एंड वायरल डीएनए को पीसेस में कट कर दिए। तो जिसके वजह से बैक्टीरियोफेज भी 1963 में इस शेरिचिया कोलाई का जो ग्रोथ है उसको रोक नहीं पाया। ठीक है, सो द फॉर्मर
जो है फॉर्मर वन, देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से देखो एनसीईआरटी ने लिख दिया है कि द फॉर्मर वन एडेड मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए, जिसका नाम क्या है बेटा मिथाइलेज, एंड द अदर कट द डीएनए, तो अदर वन का नाम क्या है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है कि द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दैट इज HIND2, ठीक है, या HIND2 आप बोल सकते हो, whose functioning will be dependent on the DNA nucleotide sequences were isolated and characterized 5 years later, 5 साल बाद इसका जो कैरेक्टराइजेशन है ये आया था। It was found that HIND2 always cut the DNA at specific points, तो specific point जहाँ पे कट करते हैं उस एक specific sequence को maintain करते हैं जो कि 6 base pair sequence है, ठीक है। and आज के ज़माने में ये क्या करते हैं कि 900 restriction enzymes हमारे पास available है which have been isolated from 230 strains of bacteria। टोटल हम लोग इतने स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया को लेके 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अभी हमारे पास नोन है। अब आते हैं कि कैसे हम लोग एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नेमिंग करते हैं। जैसे कि ई कोराई है तो ई फॉर वी नो, एस्चेरिचिया, CO फॉर कोलाई, RY जो है RY इज एक्चुअली derived फ्रॉम द नेम ऑफ दैट बैक्टीरियल स्ट्रेन जो है उसके नेम से ये आया है। एंड 1-3 जो है दैट इज द नंबर और द ऑर्डर जिस पे ये डिस्कवरी हुआ था, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप के होते हैं, एक एक्सोन्यूक्लियसेस, एक एंडोन्यूक्लियसेस। एक्सोन्यूक्लियसेस 100 नाम से आपको पता चल रहा है कि ये न्यूक्लियस को या आपके जो न्यूक्लियोटाइड है या जो सीक्वेंस ऑफ डीएनए है ऐसे उसको बाहर की तरफ से कट करते हैं, दैट इज एक्सोन्यूक्लियस, बाहर की तरफ से कट करते हैं। बट जो एंडोन्यूक्लियस है, एंडो का मतलब इनर आपको पता ही है, ठीक है, बट ये जो है ये डीएनए को एक सर्टेन या स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करते हैं, जिस स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करते हैं उसी को बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट, जो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस पहले पहचानते हैं एंड फिर उसको कट करते हैं। एंड ये जो शुगर फॉस्फेट के बैकबोन को कट कर रहे हैं इस स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट को हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोम मतलब आपको पता ही है कि जो लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट एकदम सेम पढ़ते हैं। तो ई कोराई का जो पैलिंड्रोमिक साइट है, ई कोराई का जो पैलिंड्रोमिक साइट है दैट इज GAATTC सीक्वेंस, ठीक है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा ये इस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यहाँ पे जो देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिस डायग्राम एक्चुअली एक्सप्लेन्स कि कैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम करते हैं एंड रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने में हमें हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले इसका सीक्वेंस इसको पता ही है कि कहाँ पे कट करना है, तो ये ऊपर के सीक्वेंस में जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है, उसमें भी GNA मतलब ग्वानाइन एंड एडेनाइन के बीच में कट कर रहे हैं। सिमिलरली नीचे के सीक्वेंस में भी GNA के बीच में कट कर रहे हैं एंड इसके वजह से इन्होंने यहाँ पे क्या बनाया, ओवरहैंगिंग स्ट्रैंड्स या ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस एंड सिंगल स्ट्रैंड्स बना दिए, जिसके वजह से इजीली डीएनए फ्रैगमेंट्स अभी लाइगेज के मदद से यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फ्रैगमेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसको, प्लाज्मिड का डीएनए जो कि प्रेजेंट है और ये हमारा फॉरेन डीएनए है जिसको हम बाहर से ले रहे हैं, दोनों को इसी तरीके से अटैच करके हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं, ठीक है। तो ये कट किसके वजह से लगा, ये कट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के वजह से लगा। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन है, ई कोराई 1 इज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ओके। अच्छा, अब चलते हैं, देखो वही बोला गया है कि रेस्ट्रिक्शन जो पैलिंड्रोमिक साइट होती है वो हमेशा दैट इज डीएनए का डायरेक्शन हमें पता है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही हमेशा मूव करते हैं। तो देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम GAATTC, whereas 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगेन GAATTC, मतलब ये उल्टा तरफ से लेफ्ट टू राइट ऐसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस चलेंगे। उसके बाद यही उसका काउंटर पार्ट्स हैं एंड ये कैसे ज्वाइन करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे एक दूसरे के बीच एंड ज्वाइन करेंगे और यहाँ से ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस बनेंगे जिसको हम लोग स्टिकी एंड्स कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं ज्वाइन करने में कौन इसको हेल्प करेगा, तो ज्वाइन करने में यहाँ पे हेल्प कर रहा है डीएनए लाइगेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे
यहाँ पे हमारा फॉरेन डीएनए बन गया, ये हमारा वेक्टर डीएनए जो कि प्लाज्मिड का डीएनए, वापस को कहाँ से कट किया, एंडोन्यूक्लियस के मदद से एक बीच के सीक्वेंस में इनर वे से न्यूक्लियस के जो इनर वे से इसको कट किया, इनसाइड से इसको कट किया एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, एंड इसी पार्ट को हम लोग रिजॉइन कराएंगे यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज यहाँ पे मॉलिक्यूलर ग्लू का काम कर रहा है, एंड फाइनली हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए या मॉलिक्यूल बना दिया। तो ये इसमें हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद इसको हम ई कोलाई में इंजेक्ट करेंगे, और बाद में ये प्रोसेस हो गया हमारा इंजेक्शन जीन। ये तो हो गया फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जीन इंसर्शन, ठीक है, जीन इंसर्ट कर देंगे हम लोग, उसको डीएनए इंसर्शन कर देंगे, एंड उसके बाद हम लोग इसमें जीन क्लोनिंग का प्रोसेस करेंगे, एंड जीन यहाँ पे क्लोन हो जाएगा। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। मतलब हम डीएनए फ्रैगमेंट को आइसोलेट और सेपरेट कैसे करेंगे, ये बिल्कुल हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ऐसे एक जेल प्लेट होता है, ठीक है, यहाँ पे जो जेल यूज किया गया है दैट इज एगारोज जेल, ठीक है, जिसको हम एगारोज जेल को लेके आए हैं। इट इज़ अ नेचुरल पॉलीमर विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड्स, ठीक है, सीवीड से हम लोग इसको लेके आए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है ये किस बेसिस पे डीएनए को सेपरेट किया जाता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये सेपरेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू दियर साइज। यहाँ पे कौन सी इफेक्ट यूज़ किया जाता है, सीविंग इफेक्ट यूज़ किया जाता है। तो जो मोटा आदमी है वो ज़्यादा नहीं चल पाता, जैसे कि ये वाला डीएनए, ये वाला डीएनए, तो ये लोग ज़्यादा है तो ये नहीं चल पा रहे आगे वेल में। एंड ऑल्सो डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है भाई, डीएनए एक नेगेटिव मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हमारा जो कैथोड एंड एनोड के बीच में ये मूव करेगा। तो व्हाट विल हैपन अल्टीमेटली, यहाँ पे देखो आप कि डीएनए फ्रैगमेंट्स आर नेगेटिवली charged molecule that can be separated by forcing them to move towards the anode। ये एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम चलाएंगे, ये हमारा है एनोड पॉइंट, ये है हमारा कैथोड पॉइंट। कैथोड इज एक्चुअली नेगेटिव, एनोड इज एक्चुअली पॉजिटिव। डीएनए मॉलिक्यूल खुद है नेगेटिव, तो क्या करेगा, नेगेटिव अगेन पॉजिटिव के तरफ ही भागेगा। और कौन ज़्यादा जल्दी भाग पाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा पतला है, जो कि सबसे ज़्यादा स्मॉलर साइज है फ्रैगमेंट का, वही आगे जाके भाग पाएगा, राइट। इसके बाद आता है द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए। क्योंकि कुछ भी कलर नहीं देते हैं तो नहीं हो पाता है काम, राइट। तो यहाँ पे एक ऑरेंज कलर की डाई हम यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड, जो कि यूवी रेडिएशन में, इस यूवी लाइट के विजिबिलिटी में इसको एक्सपोज करेगा डीएनए फ्रैगमेंट्स को। एंड फाइनली हम लोग कटआउट फ्रैगमेंट्स को जेल पीस से जब निकालेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इल्यूशन, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, दिस डीएनए फ्रैगमेंट्स आर देन प्यूरिफाइड एंड यूज्ड इन द कंस्ट्रक्टिंग ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए। मतलब इसको हम प्यूरिफाई करेंगे, इसको हम निकालेंगे कि भाई कहाँ कौन सा डीएनए हमारा रिकम्बिनेंट बन सकता है, एंड फाइनली इसको ज्वाइनिंग करेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स के साथ। अब आते हैं हम लोग क्लोनिंग वेक्टर्स, कैसे टाइप के क्लोनिंग वेक्टर्स को चूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक महान एग्जाम्पल दिया जाता है बैक्टीरियोफेज का, ठीक है। क्योंकि इसका जो कॉपी नंबर है, मतलब ये कितना मल्टीप्लिकेशन करके कितना ज़्यादा कॉपी फॉर्म कर सकता है, तो इसका जो कॉपी नंबर है बैक्टीरियोफेज का दैट इज हाईएस्ट कॉपी नंबर पर सेल, ठीक है। बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। कुछ प्लाज्मिड्स 1 या 2 कॉपी बना सकते हैं, वेयर एज कुछ ऐसे प्लाज्मिड्स है जो कि 15 से 100 कॉपीज बना सकते हैं पर सेल, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, इफ यू आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए विद अ बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड डीएनए, then we can multiply its number equal to the copy number of the plasmid or the bacteriophage। तो हमें एक ऐसा प्लाज्मिड ढूंढना पड़ेगा, अच्छे से सुना, ऐसा प्लाज्मिड ढूंढना पड़ेगा जिसका कॉपी नंबर बहुत ही हाई हो, ज़्यादा हो, एंड इजीली वो लिंक कर जाए फॉरेन डीएनए के साथ और हमें बहुत जल्दी मल्टीपल कॉपीज बना के दे, ठीक है। अब आते हैं क्लोनिंग वेक्टर के लिए कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो कि बहुत ही मायने रखता है कि उसमें होना ही चाहिए। इसके वजह से हमारे पास एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ऑफ क्लोनिंग वेक्टर दे दिया गया है, दैट इज PBr 322। P रिप्रेजेंट्स फॉर द प्लाज्मिड, BR मतलब बॉलीवर एंड रेड्रिगविच, एंड उसके बाद 322 इज द ऑर्डर नंबर। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ORI साइट होना चाहिए। व्हाट इज ORI जो है दैट इज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है।
ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब यहाँ से ही आपका जो डबलिंग ऑफ डीएनए है, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए है और रिप्रोडक्शन ऑफ डीएनए है, वो यहाँ से ही स्टार्ट होगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइट, जो कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। ठीक है, तो इसीलिए ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर। ठीक है, अभी कॉपी नंबर के बारे में हमने बात किया, तो कॉपी नंबर के ऊपर भी ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कॉपी नंबर। ठीक है, साथ ही में आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज अ सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, कि कैसे पहचानेंगे कि भाई हमने कहाँ पे अपना जीन इंसर्ट किया है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, एक डीएनए को, पीस ऑफ डीएनए को होस्ट बैक्टीरियम में इंसर्ट करना होता है, राइट। अब क्या होता है कि यहाँ पे कुछ कुछ साइट होते हैं, जैसे कि एम्पिसिलिन जीन, कोरामफेलिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, कानामायसिन, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ई कॉलाई में प्रेजेंट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो AMPR, इसका मतलब है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, T8R मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, तो तीन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया। सबसे पहले तो ORI रीजन होना चाहिए कि यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सके। दूसरा है कि ऐसे दो जीन सीक्वेंसेस होना चाहिए जिसको देख के हम पता लगा सके कि हाँ हम डीएनए को डाला था। कहीं भी नहीं डाल दोगे आप प्लाज्मिड में, एक स्पेसिफिक साइट पे ही डालोगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अबाउट क्लोनिंग साइट्स। तो जो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं PBR322 वेक्टर प्रेजेंट है। इस पे हमारे पास दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट्स प्रेजेंट है, दैट इज एम्प्लीसाइक्लिन रेजिस्टेंट एंड हमारे पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, दोनों प्रेजेंट है। एंड साथ ही में यहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट है, आप देख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे जो हमारा फॉरेन डीएनए है उसको मैंने टेट्रासाइक्लिन पे, अगर मैंने फॉरेन डीएनए को टेट्रासाइक्लिन पे इंसर्ट किया तो क्या हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो है ये हट जाएगा। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हटने के वजह से, मतलब ये एंटीबायोटिक जो है, मतलब जो हमारा इसमें से जो दो बनेगा, अगर इसने रिकम्बिनेंट डीएनए बना लिया, ठीक है, और अगर इसने नॉन रिकम्बिनेंट, मतलब अभी रिकम्बिनेशन नहीं कर पाया, तो दो अलग अलग हमारे पास प्लाज्मिड या बैक्टीरिया होंगे। तो हमको कैसे जानना है कि कौन से में ट्रांसफॉर्मेंट हो चुका है एंड कौन से में ट्रांसफॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए अगर मैं सबसे पहले इस बैक्टीरिया के कल्चर को और या फिर ट्रांसफॉर्मेंट्स को एम्प्लीसिलिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करूँगा, उसके बाद उसी पर्टिकुलर को टेट्रासाइक्लिन में कन्वर्ट करके टेट्रासाइक्लिन में सेम कॉलोनी को मैं ट्रांसफ़र करूँगा, सेम प्लेटिंग को ट्रांसफ़र करूँगा। इससे हमारा क्या हो जाएगा, नॉन रिकम्बिनेंट एंड रिकम्बिनेंट हमारा अलग हो जाएगा। हम रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को क्या करेंगे, वी विल लूज द रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड इन द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ द फॉरेन डीएनए, क्योंकि अभी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये क्या करेगा, जब भी हम लोग टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक उसमें देते हैं, तो अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो वो क्या करेगा, रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, ग्रो भी नहीं कर पाएगा, और हम लोगों के पास बचा रहेगा नॉन रिकम्बिनेंट वांट्स, जो कि इजीली टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जिसमें प्रेजेंट है वो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो कर जाएंगे। वेयर एज जो भी हमारे पास रिकम्बिनेंट हो या नॉन रिकम्बिनेंट हो, दोनों ही, द रिकम्बिनेंट्स विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, ठीक है, बट नॉट ऑन द टेट्रासाइक्लिन। एंड नॉन रिकम्बिनेंट्स जो है, मतलब ये जो नॉन रिकम्बिनेंट है जिसमें सारे चीज़ प्रेजेंट है, एम्प्लीसिलिन रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये दोनों मीडियम में मतलब एम्पिसिलिन मीडियम में भी ग्रोथ शो करेगा, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में भी ग्रोथ शो करेगा, ठीक है। बट जो रिकम्बिनेंट है जिसमें टेट्रासाइक्लिन चला गया है भाई, अब उसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो क्या कर पाएगा, सिर्फ एम्प्लीसिलिन मीडियम जो है उसमें रेजिस्टेंस शो करेगा एंड ग्रो कर पाएगा, बट टेट्रासाइक्लिन में वो ग्रो नहीं कर पाएगा इन दिस केस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स, whereas the other antibiotic resistant gene gets inactivated। कौन सा यहाँ पे इनएक्टिवेट हुआ, जल्दी से बताओ मेरे को कमेंट
सेक्शन में तुम लोग को पता ही है, दैट इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इनएक्टिवेट हो गया था, जिसके वजह से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं देने पाने के वजह से रिकम्बिनेंट्स जो है ये टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तो इसी से हमको पता चल गया कि कौन से रिकम्बिनेंट्स है एंड कौन से नॉन रिकम्बिनेंट्स है। ठीक है, बट अगेन एनसीईआरटी कहता है कि ये जो बार बार हम प्लेटिंग कर रहे हैं, बार बार चेंज कर रहे हैं, नॉन रिकम्बिनेंट्स हमारे पास दोनों तरफ ग्रो कर रहे हैं, रिकम्बिनेंट्स को हम लोग लूज कर दे रहे हैं। ठीक है, जबकि हमें रिकम्बिनेंसी चाहिए। ठीक है, तो ये बन जाता है एक बहुत ही बड़ा कम्बरसम प्रोसीजर। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली प्लेटिंग मतलब इसमें क्या होता है कि साइमल्टेनियसली प्लेटिंग करने की ज़रूरत हो जाती है। ठीक है, इसके वजह से एक न्यू मेथड लाया गया है। व्हाट इज़ द न्यू मेथड? एक ऑल्टरनेटिव मेथड हम लोग के पास है, that is selectable markers have been developed which will differentiate the recombinants from the non recombinants on the basis to ability of producing color। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक recombinant DNA को हम लोग insert करेंगे with the coding sequence of an enzyme जो कि है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, मतलब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, होमोजेनिक सबस्ट्रेट जैसे ही इंसर्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर जीन के साथ। तो ये क्या कलर प्रोवाइड करता है? ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। तो जो आपके कॉलोनीज है, ठीक है, मतलब प्रेजेंस ऑफ दिस इंसर्ट विल रिजल्ट इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द बीटा ग्लाइलेक्टोसाइडेज जीन। और जैसे ही ये इंसर्ट हो जाएगा, कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस इन कलर एंड दीज आर नोन एज रिकम्बिनेंट कॉलोनीज। ठीक है, तो अगर हम कहीं ये प्लाज्मिड लिए, इसमें हमने पहले एक बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये यहीं पे हम लोग अपने डीएनए को इंसर्ट कर रहे हैं जो फॉरेन डीएनए है। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट रहा, ठीक है, अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट रहा तो ये प्रोड्यूस करेगा ब्लू कलर। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट नहीं रहा तो ये प्रोड्यूस करेगा वाइट कलर। तो जैसे हम अपने जीन को इंसर्ट करते हैं, हमें क्या पता है कि ये जो एंजाइम है ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ये ब्लू कलर इम्पार्ट नहीं कर पाएगा। ये ब्लू कलर इम्पार्ट नहीं कर पाएगा तो ये इम्पार्ट करेगा वाइट कलर। ये जैसे ही वाइट कलर इम्पार्ट करता है, हमें पता चल जाएगा कि वाइट कलर के जो भी हमारे पास कॉलोनीज़ है ये सारे रिकम्बिनेंट कॉलोनीज़ है। और इसी में हमको दोबारा प्लेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वन टाइम से हमें पता चल जाएगा कलर के डिफरेंस से। तो ये कैसे बना? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के डिफरेंस से ये चीज़ बना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन दी प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, मतलब टीआई प्लाज्मिड इसको बोलते हैं। तो ये प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट में ये क्या पहले करता था, ये ट्यूमर इंड्यूस करता था, पैथोजन को इंड्यूस कराने में काम आता था। दिस पर्टिकुलर ट्यूमर सेल्स ये टीडीएनए को इंट्रोड्यूस कर देता था, जिसके वजह से ट्यूमर सेल्स बनते थे। ट्यूमर सेल्स अल्टीमेटली एक केमिकल प्रोड्यूस करता था विच वॉज रिक्वायर्ड बाय दैट पर्टिकुलर पैथोजन। तो फिर क्या हो जाता था, ये जो भी आपके सेल्स है ये कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट हो जाते थे। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसी पर्टिकुलर ट्यूमर इंड्यूसिंग एग्रोबैक्टीरियम के जो प्लाज्मिड है इसको हमने मॉडिफाई किया इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। वो फिर प्लांट के लिए फिर से पैथोजेनिक नहीं रहा एंड इसके वजह से हम इजीली अपने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम डिलीवर कर दिए वेराइटीज ऑफ प्लांट्स के अंदर। समझ में आ गया? अब आते हैं एनिमल के लिए। तो हो गया टीआई प्लाज्मिड प्लांट के लिए। एनिमल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? एनिमल के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं रेट्रोवायरसेस। क्या यूज़ कर सकते हैं गाइज? रेट्रोवायरसेस यूज़ कर सकते हैं, जो कि सिमिलरली क्या हो जाएगा, डीएनए के फ्रैगमेंट को रेट्रोवायरस के साथ लाइगेट कर देंगे, वो इजीली एनिमल के सेल को एंटर कर पाएगा। बट अगेन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ये जो रेट्रोवायरस जो एनिमल को हार्म करने के लिए काम आ रहा था उसको पहले डिजार्म करना पड़ेगा ताकि वो बाद में हमारे लिए काम आए, हमारे जीन को डिलीवर करने के लिए काम आए, ना कि एनिमल को हार्म करने के लिए काम आए। ठीक है, तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट आता है उसमें पढ़ेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट, मतलब होस्ट में भी तो ये ग्रो करना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज सबसे पहले कैसे इंसर्ट करेंगे? सबसे पहले एक अगर बैक्टीरिया है उसमें अगर हमें जो भी हमने प्लाज्मिड उससे निकाला था, ठीक है, उसको इंसर्ट करना है तो सबसे पहले उसको आइस ट्रीटमेंट देनी है, फिर उसको 42 डिग्री सेल्सियस पे हीट ट्रीटमेंट देनी है, फिर वापस से आइस देनी है। तो ये जो हीट शॉक ट्रीटमेंट और कोल्ड ट्रीटमेंट ये सब के साथ धीरे धीरे क्या करेगा, बैक्टीरिया भी एकस्टम हो जाएगा उस
रिकम्बिनेंट डीएनए को या प्लाज्मिड को लेने के लिए, ठीक है। तो इससे हम बैक्टीरियल सेल में इजीली प्लाज्मिड को इंटर करा सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, सबसे पहले माइक्रो इंजेक्शन दे सकते हैं डीएनए को इंसर्ट कराने के लिए। कोई भी रिकम्बिनेंट डीएनए को उसके एनिमल सेल के न्यूक्लियस में अगर हमें इंसर्ट कराना है तो माइक्रो इंजेक्शन के मदद से हम इंजेक्ट करवा सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज द बायोलिस्टिक और द जीन गन। बायोलिस्टिक और जीन गन जो है, जिसमें गोल्ड एंड टंगस्टन के जो पार्टिकल्स है उसको हाई वेलोसिटी में माइक्रो पार्टिकल्स को लिया जाता है एंड प्लांट सेल में, मतलब माइक्रो इंजेक्शन जैसे हम किस में यूज़ करेंगे गाइस, वी विल यूज़ इट इन एनिमल सेल। वेयर एज माइक्रो इंजेक्शन के साथ साथ ये जो बायोलिस्टिक गन है ये हम गोल्ड एंड टंगस्टन पार्टिकल्स के साथ हम लोग प्लांट सेल में यूज़ करेंगे। और साथ ही में जो हमने बताया कि डिजार्म्ड पैथोजन, इसका तो एग्जाम्पल हमने पढ़ ही लिया है कि दो एग्जाम्पल है हमारे पास। एक है हमारे पास प्लांट के लिए टीआई प्लाज्मिड जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन से बना हुआ है, ठीक है। और दूसरा एनिमल के लिए हमारे पास क्या है भाई, रेट्रोवायरसेस, जिसको डिजार्म कर रहे हैं हम लोग पहले पैथोजन को, फिर उसको इंसर्ट कर रहे हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कराने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारा पूरा टूल्स कंप्लीट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट इन दी नेक्स्ट क्लास, दैट इज प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, की कैसे इस प्रोसेस को किया जाता है, ये सारा आप देखोगे नेक्स्ट क्लास में। ये लेक्चर्स आती जाएंगे। आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं ये ज़रूर बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय।